देखिए, मूल अधिकारों का भारतीय संविधान में एक परिभाषा के रूप में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए, केवल उनको एक्सप्लेन किया गया है। 12 में ये, 13 में ये, 14 में ये, 15 में ये, 16 में ये, 17 में ये, 18 में ये, मतलब ये करके जो है एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम ये कहें कि मूल अधिकारों की परिभाषा ये तो नहीं, हाँ हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकारों को सरल बनाने के लिए कि मानव को सुव्यवस्थित अपने जीवन को सही ढंग से सरल भाव से जीने के लिए जो नियम बनाए गए, जो उसे सुविधाएं प्रदान की गई, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं, है ना। तो ये हम इसका एक बेसिक आंसर दे सकते हैं। मगर हम ये कहें कि भारतीय संविधान में उसका उल्लेख है, तो ये नहीं, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात ये है, दूसरा प्रश्न ये है हमारा कि मूल अधिकारों की मांग क्यों। दरअसल पहले तो मूल अधिकार है क्या, अधिकार क्या है, अधिकार की परिभाषा क्या है, अधिकार की परिभाषा संविधान में है या नहीं। दूसरा प्रश्न ये है कि मूल अधिकारों की मांग क्यों। हम अभी तक ये चर्चा करते आए हैं, हमने बहुत बहुत बार चर्चा की है कि देखिए, जब समाज में जहाँ एक से अधिक लोगों का समूह इकट्ठा एक ही छत के नीचे, छत का मतलब राष्ट्र के नीचे रहता हो, तो वहाँ पर मानव की जो प्रकृति के अनुसार, मानव की भावना के अनुसार, मानवों में जो उनकी यथास्थिति है उसके अनुसार उनमें क्या आती हैं, भिन्नताएं आ जाती हैं। और वो भिन्नताएं वो आर्थिक आधार पर हो सकती हैं, वो क्षेत्र के आधार पर हो सकती हैं, वो भाषा के आधार पर हो सकती हैं, वो जेंडर के आधार पर हो सकती हैं, वो चारों प्रकार से हो सकती हैं, हम ये मानते हैं। अब इन भिन्नताओं को दूर करने के लिए, इस ऊंच नीच की भावना को दूर करने के लिए, इस भाषावाद को दूर करने के लिए, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार व्यवहार करे उसको लाने के लिए, व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जाए उसके लिए हमने ये सारी जो आर्टिकल्स हैं, ये सारी सुविधाएं एक मनुष्य को दी। दरअसल इसमें एक बात और आई कि चलिए मान लेते हैं कि व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने ऐसा किया, बिल्कुल मान लेते हैं कि व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने ऐसा किया, ठीक है। मगर जो व्यक्ति बंद हो जाते हैं, जो व्यक्ति जो है किसी सजा में अपनी किसी केस में सजा काट रहा है, वो यदि अधिकारों की मांग करता है तो क्या उसके अधिकार हैं, ये इन पर हम सारी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भारत में भारतीय संविधान ने भी अपना दोहरा चरित्र दिखाया कैसे, मुझे ऐसा लगता है ना। और एक सेकंड रुकेंगे, चलिए। अब दोहरा चरित्र कैसे, हमने ये देखा कि यदि कोई व्यक्ति, अब मैं आपसे तीनों से एक डिस्कस कर रहा हूं, कॉमन डिस्कस है, और वो डिस्कस ये है कि यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है और दो व्यक्ति जेल में बंद हैं, तो दोनों में से एक तो चुनाव लड़ना चाहता है और वो बाहर जाता है और जेल में रहकर वो पर्चा भर के चला आता है, कहता है कि चुनाव लड़ना मेरा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, उसका मौलिक अधिकार है, वो चुनाव लड़ेगा। और जब दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे वोट डालने की आज़ादी दी जाए, मैं अपना मत देना चाहता हूं, जो व्यक्ति अमुक लड़ रहा है मेरी रजामंदी नहीं है,
और यदि मैं नहीं गया तो वो चुनाव जीत जाएगा। तो कोर्ट क्या कहता है, अधिकार क्या कहते हैं? नहीं। तो यहां दोहरा चरित्र मुझे नजर आता है कि एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं है, दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। जैसे आप आर्मी परिक्षेत्र में होते हो, जहां पर आप जॉब करते हैं आर्मी में, एक सैनिक हैं, एक सिपाही है वहां, या कोई अधिकारी है, वहां जितने दिनों तक अपनी सेवाएं देते हैं और जितनी देर तक उस परिक्षेत्र में रहते हैं, आपके मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं। आप अपने मौलिक अधिकारों की मांग नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि 8 घंटे मेरा काम करना मेरा अधिकार है, मैं तो 16वां घंटा नहीं करूंगा, और मान लीजिए युद्ध छिड़ रहा है तो वहां तो 8 घंटे के बाद वापस आ जाओगे, युद्ध हार जाएंगे हम। नहीं, वहां ऐसी कंडीशन में आपके मौलिक अधिकार 0 हो जाते हैं। यानी कि यदि आप सैनिक सिपाही बन जाते हैं तो आपके मौलिक अधिकार नहीं रह जाते, या किसी राज्य सेवा में जुड़ जाते हैं तो आप अपने मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। जैसे आप सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, मगर जब आप सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो सरकार आपको क्या करती है? दंडित करती है, सस्पेंड करती है। अब हम मौलिक अधिकारों की जड़ की बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम जड़ कहाँ से है, आए कहाँ से हैं ये। हम ये मानते हैं कि अमेरिका में इनका बीजारोपण हुआ, अमेरिका ने इनको दिया, पूरे विश्व को, समूचे विश्व को अधिकारों को फैलाने वाला देश, अधिकारों की बात करने वाला देश एकमात्र देश है, और उसका नाम है फ्रांस। बिल्कुल राइट। फ्रांस में अधिकारों की बात की गई, चीन में अधिकारों की बात की गई, मगर उन अधिकारों को लिपिबद्ध, उन अधिकारों को सुव्यवस्थित, उन अधिकारों को सही ढंग से पिरोने का काम अमेरिका ने किया। क्यों? क्योंकि वहां जैसा दोहरा चरित्र ब्रिटेन ने अपनाया था, वही दोहरा चरित्र भारत में सामंतवादी व्यवस्था, भारत में रियासतदारी व्यवस्था, भारत में मनसबदारी व्यवस्था, भारत में जागीरदारी व्यवस्थाओं ने अपना रखा था। और बचा कुचा काम किसने किया? जो है अंग्रेजों ने। तो 1895 में लगभग हमें मौलिक अधिकार दिखाई देते हैं, और 1925 में जब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में एक संगठन बना दिया था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का मतलब है कि वे देश जो ब्रिटेन के अधीन रहे, वे देश जो ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, है ना। तो ब्रिटेन के अधीन जो देश रहे हैं उनको जो है उनमें पिरो दिया गया, और वहाँ एक मांग रखी गई, और वो मांग थी कि आप सबको मौलिक अधिकार देंगे, सबको अधिकारों की बात करेंगे। अब 1925 के बाद 1928 में हम आते हैं। 1928 में 3 बड़ी मांग बाहर निकल के आई। नंबर 1 कि हमें अपना काम करने दिया जाए, हमें इंटरनल काम करने दिया जाए। दूसरा, हमको एक काम और किया जाए कि हम मताधिकार कर सकें। तीसरा, हम कहीं भी व्यापार कर सकें, क्योंकि व्यापार सबसे बड़ी बात है, और हम विरोध कर सकें। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम स्वतंत्रता की बात करने लगे। पहली बार हमको मौलिक अधिकारों की झलक 1928 में नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिलती है। खैर, 1928 के बाद जब आप आते हैं 1935 में, तो इस अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में इन मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। फिर उसके बाद 1945 में सर तेज बहादुर सप्रू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बहुत ज़्यादा रही। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद भारत में जब संविधान लागू किया गया तो मौलिक अधिकारों को लाया गया। पहली बात ये तो रहा इनका बैकग्राउंड कि मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से भारत में, भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। प्रश्न अब ये है कि हम अनुच्छेद 12 से 36 तक पढ़ते हैं,
और ये भाग 3 में आता है, पार्ट 3 और आर्टिकल सर 12 से 35 तक है ना, कितना, हाँ 35 से 35 नीचे निर्देश 36 बोल दिया। अच्छा 35 और 36 हाँ एक सेम है। और अब ये जो हम बात कर रहे हैं अधिकारों की, तो सेना भी इसमें इंक्लूड है। वैसे तो हम 32 तक जब उपचारों का रेमेडीज पे पहुंच जाते हैं तो वहीं समाप्त हो जाते हैं, मगर वहाँ सेना है, सेना बैठी है कि सेना के अधिकार कैसे होंगे। देखिए सैनिक शासन बहुत खतरनाक होता है, मैं सैनिक शासन को अच्छा नहीं मानता। सैनिक रूल होगा तो वो दिक्कत पैदा करेगा, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब प्रेसिडेंशियल रूल होगा, सेना का शासन होगा, तो अधिकार किस प्रकार से अपना काम करेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, राज्य कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण होता, मतलब छोटे होते हों, समाप्त होते हों, उनकी मूल भावनाएं समाप्त होती हों, उनका कोई भी अल्पीकरण नहीं करेगा। ठीक है, उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में आई बात? एक, अब जरा कैसे, जरा इसके देखते हैं कि आर्टिकल 13 को देखते हैं और फिर आर्टिकल 13 के बाद में फिर हम आगे चलेंगे। जैसे आप हैं और आप एक सरकार हैं, और सरकार होने के बाद आपने क्या किया कि राज्य के अधिकारों को कोलैप्स कर लिया या मौलिक अधिकारों को कोलैप्स कर लिया। जो आप संविधान ने दिए हैं आपको अधिकार, उनमें आपने कैंची चलानी शुरू कर दी, और वो मौलिक अधिकार हैं, अवसंरचनात्मक इकाई है। और यदि उसकी अवसंरचनात्मक इकाई है, उसकी इंफ्रा है, उनकी बेसिक है, तो आप उस पर ऐसा नहीं कर सकते, ये संविधान पर अटैक माना जाएगा। हम पहले कहते थे कि समाज को समान बनाना है, हम हर एक आदमी कहता है कि आदर्श समाज की स्थापना करनी है। हर एक आदमी, जितने भी हमारे यहाँ चिंतक आए, जितने भी संत आए, जितने भी महात्मा आए, जितने भी मौलवी आए, जितने भी मुल्ला आए, इन सब ने, ये सूफी संत आए, उन सब ने एक ही राग अलापा कि समाज को किस प्रकार से समानता की सीढ़ी पर चढ़ाया जाए, समाज को किस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जाए, समाज में किस प्रकार से जो असमानताएं हैं उनको समान जो है अस्तित्व में लाया जाए। ये कोई जो है जातिवाद को, भेदभाव को मिटाने की बात करता है, कोई कहता है कि देखिए सभी लोग एक जैसे हैं, सभी एक ही से बने हैं और सबको एक जैसा आचरण करना चाहिए, चाहे वो राजा है चाहे वो एक रंग है, सभी समानता की बात करते हैं। पर समानता आएगी कैसे? समानता तो जब होगी जब आदमी व्यक्ति आर्थिक रूप से समान होगा। समानता तो जब होगी जब पे सब पे समान पावर होगी। ऐसे तो नहीं है एक पे दो डंडे एक पे एक भी नहीं, तो समानता कहाँ से हुई? समानता तो जब भी होगी ना जब जरूरतें पूरी होंगी, बिजली होगी, पानी होगा, सड़क होगा, स्वास्थ्य होगा, तब समानताएं होंगी, रोजगार होगा, तब समानताएं होंगी। इट मीन्स अगर मैं 14 आर्टिकल को अवलोकन करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को अवसंरचनात्मक डेवलप करना चाहता है। ये अपने आप को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। कैसे? कि यदि भारत का, यदि राज्य के सभी व्यक्ति विकसित हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, और कब होंगे? जब उनकी जरूरतें समान हो जाएंगी, जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तब वो समान हो जाएंगे। और जब वो समान होंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। कैसे? हम कहते हैं कि हमें सशक्त राष्ट्र बनाना है, हमें सुदृढ़ राष्ट्र बनाना है, हमें सुसंस्कृति भरा राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए समानता तो बहुत जरूरी है। और समानता कब आएगी? जब समता आएगी। और समता मैंने आपको बताई थी, समता का मतलब सभी लोग कैसे? सभी लोग समान हैं, सभी लोग जरूरतों के आधार पर, जरूरतों के अनुसार मिलना, हाँ, जिसे जिसकी जरूरत है, जिसे जिसकी जरूरत
उसे उतना दिया जाएगा ना, जिसे जिसकी जरूरत उसे इतना दिया जाएगा। रुको भाई, पैरों में मेरे में लग रही है ठंड, मैं ऐसी जगह बैठा हुआ। आबाजी आ गई है। सर पीछे आपका बेड है सर ये? हाँ, सर सेम मेरा है ना, बिल्कुल सेम। मेरा नहीं है, किराए का है। चलिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, मैं मेरठ में नहीं हूँ। सर मेरी तरफ डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रही। अजय हाँ। सर आप देहरादून है तो? हाँ